RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर हमारा एनसीईआरटी बुक से चला हुआ है, जिसके पाठ्य निहित प्रश्नों में से पहले 6 प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। तो आइए अब हम लेकर चलते हैं पाठ्य निहित प्रश्न नंबर 7 को। इसमें आपको क्या दिया है, चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.7 जो दिया है, इसमें हमें कन्वर्जन करना है, यानी यौगिकों का अंतरय परिवर्तन करना है कि एक यौगिक से हम दूसरे यौगिक को कैसे बना सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन यौगिकों से हम बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी केवल रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हमें लिखनी है। जिसमें सबसे पहले पॉइंट में आपको दिया गया है एथिल बेंजीन, यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि एथिल बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है कुछ दिए हुए यौगिकों से। उनमें सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उस कंपाउंड का नाम है एथिल बेंजीन। तो इस एथिल बेंजीन का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो कुछ इस प्रकार से, ये आपकी बेंजीन रिंग होती है। अगर इसके ऊपर हम CH2CH3 जोड़ दें, यानी एथिल समूह जोड़ दें, तो ये हमारा एथिल और ये बेंजीन रिंग यानी एथिल बेंजीन बन जाता है। इससे हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। ये होता है आपका बेंजोइक अम्ल, इसका निर्माण हमें करना है। अब यहाँ देखिए, ये 2 कार्बन हैं, बेंजीन रिंग सेम टू सेम है, बस यहाँ एक कार्बन आ गया। तो इस CH2CH3 से हमें ये कार्बन हटाना है और हाइड्रोजन हटाना है। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन को हटाना होता है वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण आपको बताया गया है थ्योरी में कि अगर हम अक्षारीय KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण कर दें तो जो यहाँ पर हमारा ये द्वितीयक कार्बन है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है COOH के रूप में। वैसे इक्वेशन 2 स्टेप में होती है कि पहले तो यहाँ पे आपका C6H5 के साथ COOK यानी पोटेशियम लवण, जो KMnO4 अक्षारीय KOH ले देंगे तो ये COOK बनेगा, NaOH ले देंगे तो यहाँ पर आपका COONA बन जाता है। इसका नाम होता है पोटेशियम बेंजोएट। अब इसका अगर हम अम्लीय जल अपघटन करा दें, यानी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, तो फिर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये पहली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरे खंड में दिया गया है कि एसीटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि एसीटोफिनोन से हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है। अब बेंजोइक एसिड बनाने के लिए पहले हमें एसीटोफिनोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम COCH3 जोड़ दें, यानी मेथिल फेनिल कीटोन को एसीटोफिनोन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये COCH3 होता है ये एसिटिल समूह होता है, और एसिटिल समूह वाला यौगिक कोई भी हो और इसके साथ एथिल एल्कोहल, अगर इसके साथ हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया करा दें, आयोडीन और किसी अक्षार के साथ इसकी अभिक्रिया करा दें, तो हमें इसका एक लवण प्राप्त हो जाता है COOK के रूप में। यानी यहाँ पर हमें पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा। और फिर ये अभी ऊपर की इक्वेशन आपने की ही है कि इस पोटेशियम बेंजोएट का एसिडिक जल अपघटन कराने पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ पर तो मैं आपको ये विस्तार पूर्वक इक्वेशन बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर बाय चांस आप केवल ये 2 स्टेप भी लिख सकते हैं, केवल ये एसीटोफिनोन और केवल ये बेंजोइक एसिड, तो भी आपको मार्क्स मिलने के चांस बन जाते हैं।
बशर्ते ये फॉर्मूले इनके सही हों। अगर आपसे बीच का स्टेप नहीं भी आता तो आप सीधे एरो मार्क लगाकर इन दोनों को एग्जाम में लिख सकते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसका मूड अच्छा हो और वो देखते ही पता चला दे कि हाँ भाई बच्चे को फॉर्मूले तो पता है लेकिन बीच में हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक रह गई हो, वो याद न कर पाया हो, और वो जानता है कि आप लोगों ने जब फॉर्मूले सही लिखे हैं तो आपको भी कुछ न कुछ जानकारी जरूर होगी। तो इसलिए थोड़ा सा जो चेकिंग होती है वो कुछ लाइटली हो जाती है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए इसके थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। थर्ड पार्ट में ब्रोमोबेंजीन दी हुई है। ब्रोमोबेंजीन से हमें फिर से बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला देख लीजिए। C6H5 के साथ अगर हम Br ले आए तो यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन और इससे फिर हमें C6H5COOH का ही निर्माण करना है। अब ब्रोमोबेंजीन से हमें एक कार्बन बढ़ाना है बेंजीन रिंग पर। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके साथ अगर मैग्नीशियम की क्रिया कर दें तो ये C6H5 MgBr हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के द्वारा हम COOH का निर्माण कर सकते हैं। जब इस पर हम CO2 की अभिक्रिया करते हैं तो फिर हमारा ये C6H5 COOMgBr बन जाता है, और जिसका जल अपघटन करने पर अगर हम इसका HOH कर दें तो जल अपघटन करने पर MgBrOH तो अलग निकल गया, MgBrOH, और बाकी C6H5COOH यानी बेंजोइक अम्ल आपका ये अलग हो जाता है, COOH। इस प्रकार से ये अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। देखते हैं फोर्थ पॉइंट को। चौथे में दिया है फेनिल एथीन यानी स्टाइरीन से बेंजोइक अम्ल। फोर्थ पॉइंट में आपसे कहा गया है कि फिनाइल एथिलीन को हमें लेकर चलना है, इससे फिर से हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए फिनाइल C6H5 तो हमारा हो गया फिनाइल, एथिलीन होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका एक H तो हमने फेनिल से विस्थापित कर दिया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, तो फेनिल एथिलीन आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दो कार्बन हैं। अब सीधे रूप में एक बात आपको बताई थी जब थ्योरी पढ़ाई थी कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस कार्बन का अगर हम अक्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो वो सदैव पोटेशियम लवण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका बेंजीन रिंग पूरा ऑक्सीकरण करने पर इस पोटेशियम बेंजोएट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका कि अम्लीय जल अपघटन करने पर आपका प्राप्त हो जाएगा क्या, बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस स्टेप को भी आप लोग लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना चाहे यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 हो, CH3 CH2 या कितनी भी लॉन्ग चेन यहाँ पर आ जाए, जो आपका ये कार्बन उपस्थित है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ये सीधे रूप में COOH के रूप में परिवर्तित हो जाएगा अक्षारीय KMnO4 के रूप में। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पाठ्यनिहित प्रश्न 12.8 में कहा है कि नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है आपका CH3CO2H, इसको हम CH3COOH भी पढ़ सकते हैं यानी एसिटिक अम्ल, अथवा CH2FCOOH यानी ये है फ्लोरो एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 4 खंड दिए हैं, जिससे दूसरे खंड में भी आपका फ्लोरो एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल के बारे में आपको अंतर करना है, विभेद करना है कि कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है। तो इसमें आपको मुख्यतः कारण भी बताना होगा कि वो किस कारण से आपका अम्ल प्रबल हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। चारों पॉइंट को हम लगातार हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अम्लों की अम्लीयता का क्रम बताना है
कि कौन सा अम्ल प्रबल है। तो ये अम्लीयता के रूप में या प्रबलता के रूप में जब हमने थ्योरी बताई थी तो वो कुछ इस प्रकार से बताई थी कि जैसे ये आपका COOH है, अम्ल कब बनेगा, देखिए यहाँ साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर जाता है तो H पर पॉजिटिव आ जाता है। तो किसी भी अम्ल के द्वारा ये H पॉजिटिव त्यागने का गुण उसकी अम्लीयता या उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ इस कार्बन पर जुड़े हुए जो समूह हैं उन समूह के आधार पर हम इसकी प्रबलता का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी जो अपनी ओर से इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर को भेजता है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण इन इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन की ओर आने वाले इन इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो कम हो जाएगा, यानी H पॉजिटिव बनने की प्रक्रिया कुछ कम हो जाएगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ERG समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अम्लीयता को या प्रबलता को घटाता है, कम कर देता है। लेकिन अगर इस C डबल बॉन्ड OH समूह पर कोई समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला इलेक्ट्रॉन निष्कर्षी समूह होगा जो कार्बन से भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता हो, तो उस आधार पर देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर अपने आप चले जाएंगे क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की ओर प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पर अधिक आवेश आने के चांस बन जाते हैं, यानी ये आसानी से H पॉजिटिव को निकाल देगा। तो इसको अब हम इसके आधार पर इस क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर चलते हैं। एक बात और भी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, समूहों की प्रकृति तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये भी देखेंगे कि कार्बन परमाणु से उसकी दूरी कितनी है, वो पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरे पर, तीसरे पर, या उनकी संख्या कितनी है। तो तीन बातें यहाँ पर आया। एक तो आई आपकी समूह की प्रकृति, जो भी समूह जुड़ा हुआ है उसकी, उस समूह की दूरी और उस समूह की संख्या, ये तीनों बातें किसी भी अम्ल की प्रबलता को प्रदर्शित करेंगी। तो आइए देखते हैं इनके प्रथम खंड में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के सबसे पहले खंड में आपको दिया हुआ है CH3COOH, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, और इसी में दूसरा दिया हुआ है CH2F के नाम से यहाँ दे दिया, और फिर दे दिया गया COOH के रूप में। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जो CH3 है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, जबकि जो फ्लोरीन है उसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की होती है, यानी ये फ्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, EWG समूह है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, यहाँ हाइड्रोजन की तुलना में ये इस C डबल बॉन्ड O से यहाँ कार्बन पहला जुड़ा हुआ है, यहाँ इस C डबल बॉन्ड O से पहला ही कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे हमारा फ्लोरीन जुड़ा है। इसको अगर हम कुछ इस प्रकार लिख लें, CH2 इसको कर लें और इसको कर दें H, तो हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर जो अम्ल की प्रबलता होगी वो इस फ्लोरीन वाले समूह की ओर होगी। तो इस प्रकार से लिखकर अब इसकी व्याख्या आप कैसे करते हैं वो आपको मैं बता दूं। ये आपका है एसिटिक अम्ल CH3COOH और ये है आपका फ्लोरो एसिटिक अम्ल। तो चूंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है और H पॉजिटिव आसानी से रिलीज, आसानी से उत्पन्न हो जाता है, अर्थात फ्लोरो एसिटिक अम्ल अधिक प्रबल अम्ल होगा। किसकी तुलना में? एसिटिक अम्ल की तुलना में। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे खंड को देख लें तो दूसरे खंड में आपको दिया हुआ है CH2F के साथ COOH दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है CH2Cl COOH।
यहाँ भी आप ज्यादा दिमाग न दौड़ाते हुए केवल परिवर्तन को देख लें। जो फर्क है हमारा वो फ्लोरीन और क्लोरीन के मुकाबले है, बाकी हमारा सब कुछ सेम है। तो अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें तो हमारा फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होता है क्लोरीन के मुकाबले, यानी कह सकते हैं कि फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेता है क्लोरीन की तुलना में। तो हमारा फ्लोरो एसिटिक अम्ल क्लोरो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय हो जाता है। ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट में देखते हैं कौन कौन से अम्ल हमें दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है CH2 के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद CH2, फिर CH2 और फिर COOH दे दिया गया। इसी के साथ साथ दूसरा दिया हुआ है हमें CH3, CH के साथ F जोड़ दिया गया। अब की बार CH के साथ जोड़ा हुआ है और यहाँ CH2 और COOH मैंने डायरेक्टली लिख लिया अब की बार। तो ये अब यहाँ देखिए इस CO समूह से 1, 2 और तीसरे कार्बन पर हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, जबकि इस यौगिक में हमारा पहला और दूसरे कार्बन पर ही आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है दोनों में फ्लोरीन, लेकिन पहले कंपाउंड में हमारा दूसरे कंपाउंड की तुलना में अधिक दूरी पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें कार्बन से जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसकी दूरी अधिक होगी तो वो कम अम्लीय होगा, और अधिक अगर दूरी कम है तो वो अधिक अम्लीय है। तो चूंकि यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COOH समूह से दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ इस यौगिक में तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, अतः यह यौगिक अधिक अम्लीय होगा। अब चौथे कंपाउंड में आप लोग देख सकते हैं, चौथे कंपाउंड में भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। बेंजीन रिंग दे दी गई है। इस बेंजीन रिंग पर एक तरफ तो आपका जोड़ दिया गया CF3 और एक तरफ जोड़ दिया गया COOH, जबकि दूसरा यौगिक जो दिया हुआ है वो बेंजीन रिंग पर COOH तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ आपका CH3 जोड़ दिया गया। यहां पर भी आप सेम वही प्रकार देखेंगे। देखिए फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो 3 संख्या में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये ERG हो गया, ये EWG ग्रुप हो गया। तो इस आधार पर आप स्वयं देखकर बता सकते हैं कि कौन सा अधिक अम्लीय होगा। जाहिर सी बात है CF3 वाला ही अधिक अम्लीय यौगिक होगा, जिसको हम पैरा ट्राइफ्लोरोमिथाइल के नाम से ले सकते हैं, बेंजोइक अम्ल, और यहाँ हो जाएगा पैरा मिथाइल बेंजोइक अम्ल के रूप में इनका नाम भी हम लिख सकते हैं। मैं तो बल्कि आपको ये कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग ये कर रहे हैं इनमें यौगिकों के नाम नहीं लिखे हुए, तो पहले आप इनके IUPAC नाम जरूर लिख लें और उसके पश्चात फिर बताएं कि कौन सा अम्लीय है कौन सा अक्षारीय। इसी क्रम में मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देख रहा हूं कि एक तो है आपका CF3COOH और एक है आपका CH2FCOOH। इन दोनों यौगिकों में से बताइए कौन सा प्रबल अम्लीय होगा और क्यों। भाई देखिए CH2 एक F, CF3 यहाँ पे हमारे 3 F है, यहाँ 1 है, बाकी दोनों में 2 कार्बन हैं, दोनों में COOH समूह है। तो जैसा भी आपको बताया है कि इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने के कारण जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल है वो फ्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपके सभी पाठ्यनीति प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। अब इससे आगे की वीडियो में हम आपके लिए NCERT एक्सरसाइज जो है अभ्यास के प्रश्न उसकी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।